नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, बिहार के लिए यह चुनावी वर्ष है, सबको पता है। और इस चुनाव में मुख्य रूप से मुकाबला दो गठबंधन के बीच होना है। एक तरफ एनडीए है जिसमें 5 दल, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और जीतन राम मांझी की पार्टी। आज तक तो यही है। कब इस वैसे बिहार तो जाना जाता है कभी भी मतलब जिसे हम कहते हैं ना कि कभी भी चौंका देने के लिए, तो बिहार इसके लिए जाना जाता है। और महागठबंधन दूसरा है, दूसरा महागठबंधन में जिसमें सबसे बड़ा दल राष्ट्रीय जनता दल है, फिर कांग्रेस पार्टी है, फिर वीआईपी मुकेश सहनी की पार्टी है, साथ में 3 और वामपंथी दल है, सीपीआई सीपीएम और सीपीआई एमएल। ठीक है, तो इन दो गठबंधनों के बीच मुख्य मुकाबला है। तीसरे मोर्चे के रूप में प्रशांत किशोर एक प्रयास कर रहे हैं, देखिए कहां तक उनको सफलता मिलती है। आज के डेट में यह कहना बहुत मुश्किल है कि प्रशांत किशोर को सीटों के मामले में कितनी सफलता मिलेगी। हाँ, ये मैं कह सकता हूं कि वोट परसेंटेज के मामले में कितना सफलता मिलेगी, लेकिन वो वोट परसेंटेज सीट में कितना कन्वर्ट होगा ये आज की डेट में बताना थोड़ा मुश्किल होगा। हाँ, जब टिकटों की घोषणा हो जाए, चुनावी अधिसूचना जारी हो जाए, चुनाव प्रचार शुरू हो जाए तो कहना थोड़ा आसान होगा। लेकिन वर्तमान में मुख्य मुकाबला दो गठबंधन के बीच है। तो इन दो गठबंधन में आज हम बात करने वाले हैं महागठबंधन की, जिसमें सबसे बड़ा दल राष्ट्रीय जनता दल है। होता क्या है, किसी भी गठबंधन में हर दल ये कहता है कि फलाना सीट हम लड़ना चाहते हैं, फलाना सीट हम लड़ना चाहते हैं। जैसे इस बार की भी बात अगर करें तो सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के पप्पू यादव ने बिहार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्पष्ट कहा कि कांग्रेस का आधार मिथिला में है, कोसी में है, सीमांचल में है, तो ऐसे क्षेत्रों में कांग्रेस को सीटें मिलनी चाहिए। उन्होंने सीट की संख्या भी 100 बताई। खैर, ये अलग विषय है कि उनको वो सीटें मिलती है या नहीं मिलती है, देखने की चीज है। मुकेश सहनी ने भी ये कहा कि चूंकि वो दरभंगा के रहने वाले हैं और सहनी समाज के वोटर्स दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण, ये 5 जिले ऐसे हैं मुकेश सहनी ने बताया जहां पर कि वो अधिकतर सीटें लड़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि 30-40 सीटें जो है मुकेश सहनी को इन 4 जिलों 5 जिलों में मिल जाए। अब 40 में कितने मिलते हैं ये कहना मुश्किल है। मेरा तो अनुमान है वैसे कि 15 सीट के आसपास मुकेश सहनी को कोई कुछ मिलेगा। 16 हो जाए, 14 हो जाए, 13 हो जाए, 17 हो जाए, ऐसा ही होगा। लेकिन मीडियन जो है वो 15 का होगा, ये मेरा मानना है मुकेश सहनी को। लेकिन मुकेश सहनी ने कहा कि फलाना जिले की सीटें उन्हें चाहिए। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल एक ऐसी पार्टी है जो चाहती है कि फलानी जगह की सीटें उसे नहीं चाहिए। मतलब कौन कौन सीटें चाहिए ये तो सब कहते हैं, लेकिन कौन कौन सीटें नहीं चाहिए वो तेजस्वी यादव और आरजेडी कह रही है कि उसको सीमांचल की सीटें नहीं चाहिए या कम चाहिए। सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, यह सबसे बड़ा सवाल है। और इस सवाल का जवाब ढूंढे बगैर तेजस्वी यादव के 2025 के विधानसभा चुनाव में सफलता भी संदिग्ध रहेगी। अल्टीमेटली किसी भी कीमत पर, चाहे हंसकर या रोकर, इस सवाल का जवाब तेजस्वी यादव को ढूंढना होगा। तभी तेजस्वी यादव अगले चुनाव 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनने का अपना सपना पूरा कर सकते हैं। मैं क्यों कह रहा हूं उसका सबसे पहले संदर्भ समझिए। संदर्भ यह है कि विगत के 3-4 चुनावों से सीमांचल में ऐसा होता रहा है। उसके अलग कई कारण हैं, उन कारणों को मैं गलत नहीं मानता, लेकिन वास्तविकता यह है कि सीमांचल के अधिकतर विधानसभा सीटों पर चुनाव सांप्रदायिक आधार पर होता है। मुसलमान अब आरजेडी अब मुसलमानों के लिए डार्लिंग पार्टी नहीं रही। आरजेडी अब मुसलमानों के लिए मजबूरी में कन्वर्ट हो चुकी है। पहले अगर हम देखें तो 2015 के विधानसभा चुनाव तक मुस्लिम यूज्ड टू लव आरजेडी, मतलब मुसलमानों को आरजेडी से प्यार हुआ करता था। ठीक है, मतलब मुसलमानों के लिए आरजेडी एकमात्र विकल्प थी। लालू यादव सबसे बड़े नेता थे, तेजस्वी यादव उस लालू यादव के वारिस थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, इधर अगर 2020 के विधानसभा चुनाव के परिणाम का हम विश्लेषण करें तो आपने देखा कि जहां कहीं भी मुस्लिम मेजॉरिटी को यह लगा कि नहीं हम अपने बलबूते पर सीट जीत सकते हैं, वैसे जगहों पे उन्होंने किसे वोट दिया? AIMIM को, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को। और इसीलिए 5 विधानसभा सीटें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जीतने में कामयाब रही। और
ये जो 5 सीटें एआईएमआईएम ने जीता, उसमें 4 सीटों पर आरजेडी को हराया था। तो कारण नंबर 1 कि आरजेडी और तेजस्वी यादव इस बात से घबराए हुए हैं कि जहां कहीं भी मुसलमान डोमिनेट करता है, अपने बलबूते पर चुनाव लड़ता है और जीतता है, वहां पर आरजेडी मुसलमानों के लिए अब लास्ट प्रायोरिटी है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि सेकंड प्रायोरिटी, लास्ट प्रायोरिटी है। लास्ट प्रायोरिटी मैं क्यों कह रहा हूं, उसका कारण समझिए कि जहां कहीं भी आरजेडी के बदले कांग्रेस के उम्मीदवार रहे हैं, वहां मुसलमानों ने या तो वोट बटा है या फिर कांग्रेस को वोट दिया। इसीलिए मैंने कहा कि फर्स्ट प्रायोरिटी एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, सेकंड प्रायोरिटी कांग्रेस पार्टी। और इस बात को बल देने के लिए एक और उदाहरण है आपके समक्ष कि पिछले लोकसभा चुनाव में आरजेडी ने भी 2 मुसलमानों को टिकट दिया था और कांग्रेस ने भी 2 मुसलमानों को टिकट दिया था। आरजेडी के दोनों मुसलमान अररिया लोकसभा सीट से और मधुबनी लोकसभा सीट से हार गए, लेकिन कांग्रेस के दोनों मुसलमान उम्मीदवार किशनगंज और कटिहार लोकसभा सीट से जीत गए। दूसरा उदाहरण। तीसरा एक और उदाहरण में पूर्णिया लोकसभा सीट पर 2024 के चुनाव में पूर्णिया ही नहीं बल्कि पूर्णिया, सिवान, ऐसे कई लोकसभा सीटें थी जहां पर के मुसलमानों ने आरजेडी के उम्मीदवार को होते हुए आरजेडी को वोट नहीं दिया बल्कि निर्दलीय उम्मीदवार को वोट दिया। न केवल लोकसभा चुनाव में, पूर्णिया लोकसभा, सिवान लोकसभा चुनाव में, बल्कि जब रुपौली का विधानसभा उपचुनाव हुआ, उस उपचुनाव में भी मुसलमान उम्मीदवारों ने वहां से निर्दलीय शंकर सिंह को वोट दिया, न कि आरजेडी की मीमा भारती को। उसके बाद आइए, उसके बाद जब 4 विधानसभा सीटों पर उस समय के विधायकों के सांसद बन जाने के बाद जो उपचुनाव हुआ, बेलागंज, तरारी, इमामगंज और रामगढ़, इन चारों सीटों पर ऐसा देखा गया कि मुसलमान मतदाताओं ने आरजेडी को वही वोट दिया जहां पर कि वो मजबूर थे। जैसे जहां पर उनके पास विकल्प था, उन लोगों ने मुसलमान ने आरजेडी को वोट नहीं दिया। जैसे गया का बेलागंज में मुसलमानों ने वहां प्रशांत किशोर की पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद अमजद को वोट दिया और थोड़ा बहुत वोट मिला वहां जनता दल यू के उम्मीदवार मनोरमा देवी को। आरजेडी के सुरेंद्र यादव के बेटा विश्वनाथ यादव को वोट ही नहीं मिला मुसलमानों का, और मुसलमान वोट ही नहीं दिया बल्कि विरोध भी कर रहा था। इमामगंज विधानसभा सीट पर वही हाल रहा। इमामगंज में तो और अति हुआ कि मुसलमानों ने वहां एकजुट होकर प्रशांत किशोर के उम्मीदवार जितेंद्र पासवान को वोट दिया। तो यह सबसे बड़ा चमत्कार था। तो ऐसे कई उदाहरण मिले हैं जब ऐसा लग रहा है। उसके पीछे एकमात्र शिकायत है मुसलमानों का कि आरजेडी टिकट देते समय यादवों के प्रति तो उदारता बरतती है, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, लेकिन मुसलमानों को टिकट ही नहीं देती चुनाव लड़ने के लिए। इसी कारण से मुसलमान मुख्य रूप से यही है, और कई कारण हो सकते हैं, लेकिन ये एक सबसे बड़ा आरोप तेजस्वी यादव पर है। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर अब ये वादा कर रहे हैं कि आपको आपकी आबादी के अनुसार टिकट देंगे। कांग्रेस पार्टी वादा कर रही है कि मुसलमानों को 18% आबादी के अनुसार मुसलमानों को टिकट दिया जाएगा। ओवैसी तो लगभग सभी सीटों पर मुसलमान को उम्मीदवार बनाने को तैयार है। तो ये सब बड़े सवाल हैं जिस कारण से तेजस्वी यादव को लगता है कि मुसलमानों के लिए अब राजद जब अंतिम प्रायोरिटी है तो वहां पर तेजस्वी यादव कांग्रेस को और वीआईपी को अधिक से अधिक सीटें देकर ओवैसी और बीजेपी के सामने लड़ने के लिए भेज दे, और तेजस्वी यादव खुद आरजेडी वहां पर वो सीट लड़े जहां पर कि जनता दल यू का कब्जा है। तेजस्वी यादव बीजेपी से, ओवैसी से सीधा नहीं टकराना चाहते। तेजस्वी यादव चाहते हैं कि उनकी पार्टी, उनके विधायक उम्मीदवारों का मुकाबला अधिक से अधिक सीटों पर जदयू से हो। इसलिए कि जब मुकाबला जदयू से होगा तो वो आरोप लगाएंगे कि भाई ये तो बीजेपी के गोद में खेल रहे हैं नीतीश कुमार पलटूरा में, तो वहां पर तेजस्वी यादव के लिए अपना नैरेटिव तैयार करना थोड़ा आसान होगा। इसीलिए तेजस्वी यादव लगातार इस प्रयास में है कि उनको अधिकतर वो सीटें मिले जहां पर जनता दल यू के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे, और सीमांचल में
कभी भी वो ओवैसी की पार्टी AIMIM से टकराना नहीं चाहते। वो वैसी सीटों पे नहीं लड़ना चाहते जहां बीजेपी से उनका मुकाबला सीधा हो जाए। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।